उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी। सरकार के मुखिया का दावा है कि सरकार की तरफ से चलाए गए अभियान के तहत अब तक 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों और भू माफियाओं से मुक्त कराया गया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार सरकारी जमीनों को भू माफियाओं को बेच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हर एक मुद्दे पर आरोपों की राजनीति है और इसमें ना तो बीजेपी किसी से कम है और ना ही विपक्ष। सोमवार को एक बार फिर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार का अब पूरी तरीके से विरोध शुरू किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया और बीजेपी सरकार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। गिरे तो नहीं गिरी। तो जिस तरीके से पैर रखने को जमीन नहीं बचेगी और इस तरीके से जमीन का बंदर बांट हो रहा है, तो भूमाफियाओं को संरक्षण सड़क पर कांग्रेस उतर चुकी है। सचिवालय कूच कांग्रेस ने किया और सरकार पर सीधे हमला बोला। जमीन घोटाले पर घमासान हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। भूमाफिया बनाम सरकार, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है अब सरकार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के आरोपों पर सचिवालय की ओर कूच किया गया और ऐसे में सरकार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने के सीधे आरोप लगाए गए हैं। भूमि मामलों को लेकर दून में कांग्रेस का यह हल्लाबोल प्रदर्शन अब बड़े स्तर पर हुआ है। सरकार भूमाफियाओं, गठजोड़ों का आरोप और कांग्रेस का कूच, ये सब देखने को मिला। दून में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला, जब सरकार काफी हद तक घिरती हुई नजर आई। लेकिन भू कानून और भूमाफियाओं को जो संरक्षण दिया जा रहा है, इस पर गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुआ यह प्रदर्शन चर्चाओं का विषय रहा। कई ऐसे मुद्दों को सामने रखा जिसके बाद सभी के मन में एक सवाल पैदा हो गया कि आखिरकार किस प्रकार से लगातार घोटाले हो रहे हैं, क्या प्रदर्शन हो रहे हैं और आखिरकार इसके जरिए किसको साधने की कोशिश हो रही है। अब जनता की जमीन किसके भरोसे है? भूमाफियाओं पर कार्रवाई या संरक्षण? अब कांग्रेस ने ये जवाब मांग लिया है कि कार्रवाई होगी या फिर संरक्षण दिया जाएगा। जमीन पर सियासत तेज हो चुकी है। सचिवालय कूच के जरिए कांग्रेस का सरकार पर यह साफ वार देखने को मिला। तो उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर सियासत फिर से तेज हो गई है। भूमाफियाओं को संरक्षण देने को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हो चुका है और उसके जरिए आखिरकार क्या कुछ कहा जा रहा है, इसको लेकर क्या सियासत चल रही है, इसी पर आज खास चर्चा होगी। और खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ स्वाति नेगी, प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस की, उनसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं और वो हमारे सामने इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। लक्ष्मी बेश वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर पंकज पैनोली यूकेटी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी है। संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ अभी कुछ ही देरी में स्टूडियो से जुड़ जाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। स्वाति नेगी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है, आखिरकार इसके जरिए सरकार के खिलाफ क्या मोर्चा खोलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो सरकार की अनियमितता है उसकी ओर हमारा जनता का ध्यान आकर्षित करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बंदरबाट चल रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ के जो संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, तो किस तरीके से बाहर के लोगों को ये ज़मीनें बेची जा रही है, भूमाफियाओं के को यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है, किस तरीके से हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा नहीं पाएंगे क्योंकि लिमिटेड ज़मीनें हैं। और जिस तरीके से ये जो इनका कारोबार चल रहा है भूमाफियों के साथ मिलके, जो ये बंदरबाट बीजेपी वालों की चल रही है, जो ये मानने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन था। और उत्तराखंड की जनता से भी हमने आह्वान करा है कि वो भी इस आंदोलन में या इस मुहिम में हमारा साथ दें और जहाँ पे भी कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है तो उसमें प्रकाश डालें और जागरूक हों थोड़ा सा। तो किन मुद्दों को लेकर साफ तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई? कहा जा रहा है कि भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, भूमाफियाओं को सारी जमीनें सौंप दी जा रही है। कौन से वो ऐसे प्रकरण है जिसका हवाला दिया जा रहा है?
देखिए बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं। अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट का मामला ले लीजिए या सहस्त्रधारा में आईटी पार्क के पास जो मामला है उसको ले लीजिए, किसी में भी ये मानने को तैयार नहीं है। जो जॉर्ज एवरेस्ट में टेंडर हुआ वो 3 टेंडर हुए और वो एक ही कंपनी के तीनों टेंडर हुए और उसे कहा गया जो हाईएस्ट बिड है वो ली जाएगी। तो वो ऐसे व्यक्ति को जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन सौंपी गई जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यहाँ के युवाओं को बहुत रोजगार मिल सकता था उससे, अगर वो टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष होती। और अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और लैंड जिहाद और जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और अगर वो इतने निष्पक्ष हैं तो वो क्यों नहीं खुलासा करते कि उन्होंने किस प्रकार से जमीनों का आवंटन करा। अगर वो इतने सच्चे हैं तो उनको बताना चाहिए, एक निष्पक्षता उन्हें रखनी चाहिए कि जो उत्तराखंड की जमीनें हैं वो किस प्रकार से लोगों को आवंटित कर रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन रहा है, सरकार को घेरने की पूर्णतः कोशिश की गई है, और आखिरकार जो आज का प्रदर्शन रहा, पैनोली जी कितना आप इससे सहमत नजर आए? क्या वाकई में भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज उन्होंने जो प्रदर्शन करा और उसके बाद जो सचिवालय कूच करा माफियाओं और यहाँ की भूमि की खुर्द बुर्द को लेके, देखिए ये ना 2027 के इलेक्शन को देख के किया। इससे पहले मूल निवास का आंदोलन हुआ था, उससे पहले भू कानून का आंदोलन हुआ था, उससे पहले और भी सारे आंदोलन हुए जहां कांग्रेस की मौजूदगी बिल्कुल ना के बराबर थी। दूसरी बात, ये दोनों सरकारों ने यहाँ की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करी है और हमेशा करी है, जिसमें बड़ा रोल बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, जब उत्तराखंड पृथक राज्य बिल वहाँ पे आया, तो उस टाइम पे धारा 371 जो उत्तराखंड को मिल सकती थी, जो बगल में हिमाचल को धारा 371 मिली हुई थी, इसीलिए वहाँ की जमीनें और वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोग आज बचे हुए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने जब पृथक राज्य का बिल लिया था तो उस टाइम पे धारा 371 को बिल्कुल भी सिरे से खारिज कर दिया था, और 26 अमेंडमेंट जो यूपी की विधानसभा में हुए, वो आज जो भी आप भूमि की यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, खुर्द बुर्द, ये जो बाहरी लोगों के लिए गई हैं, वो बीजेपी की देन है। और 3 अमेंडमेंट इन्होंने जो है केंद्र में जाके करा था, वो आज जो भी यहाँ पे है, जितनी भी ये भूमि की जटिलता है, ये भाजपा की वजह से है, और कांग्रेस भी उनके साथ बराबर की साझीदार है। क्योंकि यूपी जब एनडी तिवारी जी ने 500 वर्ग मीटर का जो बिल लाया था भूमि के लिए, उसमें बहुत सारे लूप होल छोड़ दिए थे, जो बाद में जब माननीय दिवाकर भट्ट जी, स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी जब राजस्व मंत्री बने, तो उसको कर्टेल करके 250 वर्ग मीटर तक लाए थे, और उसमें परिवार की जो डेफिनेशन थी उसको भी चेंज करी थी। तो परिवार के डेफिनेशन में मतलब उसके मम्मी पापा, उनके बच्चे, बालिग बच्चे, नाबालिग बच्चे, सबको एक यूनिट माना गया था, जो पहले वाले में। उसके बाद आते हैं 2019 में, जब यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ, जब उत्तराखंड की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, तो उसके चुपके से वहां से भू कानून को खत्म कर दिया गया, और डीएमओ को इतनी पावर दे दी गई कि वो कितनी भी भूमि को जो है किसी के नाम भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनको यहाँ का कोई सरोकार है ही नहीं। अगर भाजपा होती तो 371 में तो कोई मतलब ही नहीं था, 371 आ जाता, हमारी जमीनें कहीं जाती नहीं। आज ये क्वेश्चन ही नहीं होता है। आज एक जिले के डीएम को ये ना लिखना पड़ता कि 79 नाली जो है वो भूमि जो है नीलामी के लिए तैयार है, आप आओ। चाहे वो टी गार्डन वाली बात हो, टी गार्डन में भी क्या हुआ, टी गार्डन की जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई, और किस तरीके से उसको ठिकाने लगाया गया, ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। ठीक है पैनोली जी, देखिए एक तरफ ये भी बात आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार को भी बढ़ावा देना है, और इसके बीच जो एक संतुलन है वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भू कानून की बात जब होती है तो रोजगार की भी बात होती है, लेकिन स्थानीय रोजगार की ज्यादातर बात होती है, लेकिन इसके जरिए क्या फायदा पहुंच पा रहा है, ये एक बड़ी बात है। संजीव जी, सीधे आपसे सवाल लेना चाहूंगा। मैं आपको जवाब देता हूं, एक छोटा सा कमेंट देता हूं। देखिए, जो आपने भूमि को रोजगार से जोड़ने की बात करी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक चकबंदी पहाड़ों में नहीं होगी, चकबंदी कौन कराएगा? चकबंदी सरकार कराएगी। अब पहाड़ में क्या होता है, 200 मीटर ऊपर खेत, फिर 500 मीटर नीचे, फिर कोई खेत आपका कहीं कहीं। तो अब जब तक वो चकबंदी नहीं कराएंगे वहां की, और चकबंदी करके हमारी तो बेल्ट की बेल्ट फ्रूट्स की हो सकती है, स्थानीय रोजगार हो सकता है, लेकिन उसको कराएगा कौन? सरकार ने सोलर की स्कीम निकाली, लेकिन सोलर की स्कीम आदमी लगाएगा कहां पहाड़ में? क्योंकि उसका खेत एक कहीं और एक कहीं। तो चकबंदी पहले कराओगे, उसकी भूमि को कर्टेल करोगे, तभी वो वहां पे रोजगार या फिर कोई उद्योग लगा पाएगा। दूसरी बात, सरकारों ने जो नीतियां बनाई हैं उद्योग की, क्या पहाड़ी के उद्योग नहीं हो सकते थे?
जड़ी बूटी उद्योग नहीं फल फूल सकता था, रेशम विभाग को खत्म कर दिया, आज रेशम विभाग कहीं नहीं है। यूपी में जब हम थे तो वन निगम अकेले 400 करोड़ का बजट लेके जाता था यूपी में, आज कहां है वो वन निगम? ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी मुझे जरा जवाब दीजिएगा, कांग्रेस ने आप पर सीधे आरोप लगा दिए हैं, चाहे वो हरिद्वार नगर निगम की जमीन का घोटाले का मामला हो या फिर जॉर्ज एवरेस्ट का मामला हो, एक के बाद एक आरोप लगाए गए, एक लिस्ट तैयार कर दी गई है और आज जो प्रदर्शन हुआ वो सबके सामने है। क्या अब जवाब के तौर पर जांच एजेंसियों से जांच करवाई जाएगी इन आरोपों को लेकर? निशी जी देखिए, कठोर भू कानून कौन लेके आया? हम लेके आए। 250 वर्ग मीटर जमीन की जो बाध्यता करी प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए, किसने करी? भारतीय जनता पार्टी ने की, हमने करी। भू माफियाओं, पैनोली जी यूकेडी का क्रेडिट आप मत लीजिए। अरे भाई बीच में मत आना प्लीज, रिक्वेस्ट है। देखिए निशी जी, देखिए जब से हमारी सरकार आई, हमने जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ज़मीनों की बंदर बांट हो रही थी और स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की सरकारों में तो ये आलम था, एक दिन में 3 बार ज़मीनों के भाव बदलते थे। सुबह कुछ होता था, दिन में कुछ होता था, शाम को कुछ होता था। इस कदर भूमाफिया यहाँ पर हावी था और एक एक रुपए में स्वर्गीय तिवारी जी ऐसे ज़मीनें बांटते थे, ले जाओ सब पिताजी का माल है। तो उत्तराखंड की जो हमारे रिसोर्सेज थे उसका इतना ज़बरदस्त दोहन हुआ, इतना ज़बरदस्त बंदर बांट हुआ। और उसके बाद हरीश रावत जी की सरकार आई, उन्होंने जो अपने जिहादी भाई थे, जिहादियों को कहा खूब मजार की खेती करो, खूब जब वन भूमि मत देखो, रोडवेज की ज़मीन मत देखो, कहीं की ज़मीन मत देखो, रेलवे की ज़मीन मत देखो, बनफूलपुरा की ज़मीन मत देखो, रिस्पना की ज़मीन न देखो और बिंदाल की ज़मीन न देखो, जहाँ जिसका मन आ रहा है खूब कब्जे करो। अतिक्रमण की एक तरह से खुली छूट दे दी गई इन लोगों के द्वारा। और आज उसका आलम यह है कि मैं सोचता हूँ हजारों हेक्टेयर भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, हमारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की अटल जो एक इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके एक मिनट निशी जी, उसके तहत जो उन्होंने भू माफियाओं पर, लैंड जिहादियों के ऊपर जो कार्रवाई करने का काम किया, आज 14,000 एकड़ भूमि हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई है। जहां पर जगह जगह, चाहे आप वन भूमि को देख लें, चाहे अन्य भूमि को देख लें, जिसका उपयोग हम एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कर सकते थे, उसका एक तरह से मिसयूज हो रहा था। और क्यों हो रहा था? केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए, केवल अपना तुष्टीकरण में अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। लेकिन संजीव जी मुझे जरा ये बताइएगा, आप बोल रहे हैं 14,000 एकड़ के लगभग हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराई हैं ऐसी जमीनें। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए मुझे, मात्र एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि आपने जो अतिक्रमण मुक्त कराई है भूमि, वहां पर कोई एक ऐसी परियोजना या फिर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हुई हो जिसके चलते स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला हो, या फिर स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कुछ भी खोला हो। बता रहा हूँ कैसे उपयोग में आई, बता रहा हूँ। हाँ, जमरानी बांध जहाँ बन रहा है, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ भूमि जो जिसके ऊपर एक अवैध कब्जे हो रखे थे। और आप ये देखें, जो हमारा शक्ति नहर है डाक पत्थर के आसपास में, उसके शक्ति नहर के इर्द और गिर्द, मतलब दोनों कोनों में इतने ज़बरदस्त एक तरह से अवैध कब्जे थे। वहाँ पर पूरे अवैध कब्जों को हटाकर
पूरा का पूरा सोलर पैनल के माध्यम से बिजली बनाने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाया गया है, जिससे मैं सोचता हूँ सैकड़ों मेगावाट बिजली का वहाँ पर उत्पादन हो रहा ठीक है। है। बड़े बांध का वहाँ पे ठीक है। उपयोग में लाया जाना है, जिससे हजारों एकड़ हजारों मेगावाट बिजली बनेगी और साथ में सिंचाई का के लिए प्रचुर मात्रा में वहाँ पे पानी उपलब्ध होगा। तो मैं सोचता हूँ कोई कंस्ट्रक्टिव उसके लिए जब हमारी सरकारें काम करती हैं तो उसका आम जन स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, और यही एक कारण है ठीक कि है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी समान है, जो ठीक बोलते है, हैं आ रही सो हूँ इस करते टॉपिक हैं। पर। लेकिन मुझे लक्ष्मी जी आप जरा बताइए, अभी जिस तरीके से संजीव जी ने बोला, वाकई में विकास के लिए जमीनें कब्जा मुक्त करवाई जा रही हैं या फिर इसके पीछे कोई योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर निवेश स्थापित किया जा रहा है? हो क्या रहा है उस कब्जा मुक्त हुई हुई जमीन का? निशी, ये एक दूसरा पहलू है जो अभी संजीव जी ने बताया और आप पूछ रहे हैं मुझसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि ज़मीनों की जहाँ तक बात करें तो अभी कुछ समय पहले आशारोड़ी के आसपास में जो जंगल था, संजीव जी को ध्यान हो, वहाँ पे वन गुज्जरों ने पूरा एक, शायद पहले कोई रहते होंगे, उसके बाद पूरा का पूरा गांव बसा लिया। तो उसको हम लोग सरकार मुक्त नहीं करवा पाई। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ मैं संजीव जी, आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन पहाड़ में अक्सर मैं काफ़ी लोगों से ये इसी बात पे चर्चा हुई है कि पहाड़ में अगर लड़कियां जो हैं वो शादी करके हरियाणा, यूपी और ये पंजाब साइड में जो जा रही हैं लड़कियां, और उसके बाद उन लड़कियों के नाम से ही हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लैंड ये लोग ले चुके हैं। और इसका प्रमाण है मेरे पास। मैं उन लोगों को, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ कि जिन्होंने ये चीज़ बताई है और ये चीज़ की है। तो हम लोग पहाड़ की बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं। अगर अभी प्रतापनगर का ताज़ा मामला है, बहुत चीज़ें वहाँ पे हो भी रही है, केतन हत्याकांड वगैरह का चल रहा है, तो मैं वहाँ से आती हूँ। तो मैं वहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि हम लोग खुद अपने लिए ज़मीन ढूंढने गए, लेकिन हमें पूरे पहाड़ में कहीं ज़मीन नहीं मिली। और सुनने में ये है कि सारे की सारी ज़मीन जो है वो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीद ली गई है। अब वो क्या मानक फॉलो करे हैं, उन्होंने किस बेस पे वहाँ पे ज़मीनें ली हैं, कितनी ली है, या किसी रिश्तेदार के नाम से, या जो भी ज़मीनों का ये घोटाला चला, ये नहीं पता। लेकिन अगर हमारे यहाँ एक सशक्त भू कानून आता, बीजेपी जो कानून लेके आई है, आपने बोला कि 250 वर्ग मीटर की जो आपकी सीमा थी, उसके अलावा आप अगर पहाड़ों में देखेंगे तो आप खुद भी जाके देखिए उनको कि कहाँ पहाड़ बचा है हमारा। आप किसी भी गढ़वाल में देख लीजिए, कुमाऊं मंडल में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए कि कहीं नहीं बचा है। अरे अच्छा, इस चीज़ में और जो लोकल जो लोग हैं उनकी बातें आती हैं कि जो स्थानीय लोग, मतलब पॉलिटिशियंस बोलें या जो भू माफिया बोले, वो बाहर से ले के लोगों को ये ज़मीनें बिकवा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें ज़रूरत नहीं है एक सशक्त भू कानून की? और अगर ये चीज़ें हो रही है तो मैं समझती हूँ सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से ज़मीन, कांग्रेस का मुद्दा एक अलग हो सकता है कि भाई चुनाव है इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो, क्योंकि आज तक कांग्रेस भी चुप बैठी है। हम इतने साल से देख रहे हैं, कोई कुछ टाइम हल्ला हुआ कि भू कानून, लेकिन यूकेडी ने उठाया, लेकिन उसके बाद यूकेडी भी जो है अभी इस मामले पे बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। लेकिन अगर हम पहाड़ की तरफ रुख करें, प्लेन्स की तो छोड़ ही दीजिए एक बार को, लेकिन आप पहाड़ की तरफ जाएं तो आप अगर कहीं ज़मीन ढूंढने जा रहे हैं, मैं खुद इसकी गवाह हूँ, हम लोग खुद जा रहे हैं कि अपने ही गाँव में हमें, हमारे ही रिश्तेदारों के गांव में हमें ज़मीन नहीं मिल रही है। और जितना सुनने में आया है, और दिल्ली से और न जाने कहाँ से वहाँ पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं या ज़मीन पूरी ऑक्यूपाई कर ली गई है, कहीं ज़मीन नहीं बच रही है। तो इसका जवाब मैं ज़रूर संजीव जी से चाहूँगी कि इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक बार संजीव जी से कमेंट ले लेते हैं। संजीव जी, मुझे बताइए, इन 10 वर्षों के भीतर कितनी ज़मीन निजी हाथों में दी गई है? निशी जी, देखिए, बात रही कि उत्तराखंड से बाहर का अन्य राज्यों से कोई यदि ज़मीन यहाँ पर लेता है, तो जब उत्तराखंड से, वैसे तो एक लिमिट सेट की हुई है कि आप 250 मीटर तक ज़मीन यहाँ परचेज कर सकते हैं जो उत्तराखंड से बाहर का रहने वाला है। यदि किसी को इससे ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो उससे पहले पूछा जाता है
कि आपको किस प्रयोजन के लिए चाहिए, तो उसमें इंगित करना पड़ता है। और यदि उस प्रयोजन के इतर में उस ज़मीन का वो कोई और माना कि किसी ने बोला कि मेरे को स्कूल खोलना है, और स्कूल ना खोल के उस ज़मीन के ऊपर प्लॉटिंग करना शुरू कर दे, या उस ज़मीन के ऊपर और कुछ एंटरटेनमेंट का कोई और काम उसने आरंभ कर दिया, तो ऐसी तमाम ज़मीनों को जिसका भू उपयोग इतर हुआ, तो उसको भी एक सरकार के द्वारा प्रावधान है, वो इंस्टेंटली बिना किसी को बताए हुए वो सरकारी उस भूमि के मतलब राजस्व में उसको निहित करने का अधिकार सरकार के पास है। तो मैं सोचता हूँ सरकार की जो नीति नियत और पूरी तरह से साफ है, और मैं सोचता हूँ हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी सुरक्षित हाथों में है, सरकार भी सुरक्षित सबका पूरा ध्यान रखती है। और देखें, हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है और पर्यावरण का भी ध्यान करना है, अपने वनों को भी सुरक्षित रखना है। और जी और है कि देखिए इस पे क्या मानक पूरी तरह से आप लोग चेक कर रहे हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने निकाला है उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है? ये मॉनिटरिंग कोई कर रहा है? वैध चीजें बता रहे हैं, क्योंकि लेकिन कई अवैध चीजें रूप से भी काफी सारी काफी नीचे हो रही हैं। निश्चित काफी नहीं, ऑलमोस्ट हो रही है। निश्चित जी, देखिए अवैध शब्द जहाँ आता है, ये अवैध, ये एक ही चीज में ये वैध भी हुआ अवैध भी हुआ। अब किसी ने बोला कि मेरे को 50 बीघा ज़मीन चाहिए स्कूल बनाने के लिए, तो ये वैध है। अगर वो स्कूल के नाम पे ज़मीन ली और उसके ऊपर प्लॉटिंग करने लग गया, तो ये उसका अवैध अभी कुछ ऐसी आपने रिकवर करी है, वापस ली है? हाँ, वापस मैं भी यही नहीं पूछना चाह रही हूँ। हुई, वापस नहीं हुई। और एक चीज आपको एक चीज और बताता हूँ मैं, बहुत से ऐसे, मैं आपको बताता हूँ, 250 वर्ग मीटर की एक इजाज़त दी है। बीच में बहुत से लोगों ने ये किया है कि 250 गज अपने नाम ले ली, 250 लड़के के, 250 बीबी के, 250 और के, तो एक ही परिवार में एक ही परिवार। ठीक है, इसी पर आती हूँ, इसी पर आ रही हूँ। देखिए लंबी बहस छिड़ेगी, लेकिन यहाँ पर अभी स्टॉप लेना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि इस मुद्दे पर फिर से ब्रेक के बाद बहस शुरू करी जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चनार में। और क्वेश्चनार में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज देखने को मिला किस तरीके से सचिवालय कूच हुआ, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता एकजुट हुए और शक्ति प्रदर्शन हुआ, सरकार को घेरने की कोशिश हुई, और मुद्दा रहा कि आखिरकार जो वैध जमीनें हैं उनको बेचा जा रहा है, भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, और कब्जा मुक्त जमीनों को मुक्त कराने के बाद स्थायी रोजगार से जुड़ा कोई भी संसाधन नहीं है, जिसके चलते हमारे यहाँ के युवा लगातार बेरोजगार हो रहे हैं और पूंजीपतियों को ये जमीनें बेची जा रही हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है, क्या सबूत है, क्या फैक्ट है, इस पर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ब्रेक के बाद सीधे पैनलिस्ट का रुख करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइए, स्वाति नेगी जी, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपसे जानना चाहूंगी क्या आपके पास कोई वैध दस्तावेज हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ? आज हमारे जो अध्यक्ष हैं गणेश गुदियाल जी, जिनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई। जॉर्ज एवरेस्ट वाला मामला है, आईटी पार्क वाला मामला है, बहुत सारे हमारे पास वैध सबूत हैं जिसके बिहाफ पे हमने आज ये प्रदर्शन करा। ये प्रदर्शन जो हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। और संजीव जी ने अभी अपने मुंह से कबूला कि जो 250 मीटर ज़मीन देने का जो प्रावधान है उसमें कोई खुद अपने नाम से भी ले रहा है, अपनी बीवी के नाम से भी ले रहा है, अपने बच्चों के नाम से ले रहा है। तो जो इनका ये प्रावधान है फेल है। और जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आप, मैं बोल रही हूँ, आप बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, आप भी उसके आपने बाद में बात रखिएगा। एक चीज और है कि परिवार का एक ही सदस्य ये ले सकता है, सारे सदस्य नहीं ले सकते, जो नियम है। बाकी तो जो नियम है, नियम के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन हुआ। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनका दृढ़ निश्चय है इतना उत्तराखंड और उत्तराखंड की धरोहर और जमीनों को बचाने का, तो ये 250 मीटर वाला प्रावधान भी क्यों बाहर के लोगों को दिया गया? और आप कह रहे हैं 5 बीघा जमीन अगर कोई मांगता है स्कूल बनाने के लिए, तो बाहर के लोगों को क्यों ये दिया जा रहा है? कि उत्तराखंड में ऐसे लोग बचे नहीं है जो उत्तराखंड में कुछ ऐसी 5 बीघा या 10 बीघा जमीन खरीद के कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में जमीनें बचे नहीं है। आपने कहा है एनडी तिवारी जी ने 1-1 रुपए में बंदर बाट करी जमीन बेची।
बेची। जब आप विपक्ष में थे और एनडी तिवारी जी ऐसा कर रहे थे तो क्या कर रहे थे आप लोग? सो रहे थे? आपको लगता है कि अगर एनडी तिवारी जी ने ऐसा करा होगा और विपक्ष में रह के इन्होंने कुछ करा नहीं होगा? स्मृति ईरानी जी जब 400 से थोड़ा सा सिलेंडर बढ़ा तो सिलेंडर में बैठ बैठ के बिल्कुल इतने प्रदर्शन करती थी, आज सिलेंडर 1000 पार हो गया। तो कहाँ गए बीजेपी के लोग? अब क्यों नहीं ये जवाब दे रहे हैं? तो अगर हमने बंदरबाट करी तो क्या आप हमसे कंपटीशन लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस ने बंदरबाट करी तो बीजेपी कहीं ना पीछे रह जाए, बीजेपी भी बराबर की बंदरबाट करे? और अगर कांग्रेस ने बंदरबाट करके सारी जमीनें खत्म कर दी है तो आज किस जमीनों पे बंदरबाट करने का हम आप पे आरोप लगा रहे हैं? बिना आरोप के क्या हमने इतना बड़ा आज प्रदर्शन करा? सचिवालय कूच क्या हमने मजाक में करा? अगर आप सब कुछ इतने स्पष्ट हैं तो आप क्यों इसका ब्यौरा नहीं देते कि अगर किसी इंसान ने जो 250 मीटर से ज्यादा अगर अवैध तरीके से जमीन खरीदी है या जिस भी कारण से वो जमीन ली है उसमें वो कंस्ट्रक्शन ना होके रिजॉर्ट या होटल बनाया जा रहा है, तो कितने आपके पास कितना ब्यौरा है कि कितने रिजॉर्ट और कितने होटल आपने अवैध तरीके से जो बने हैं उनको तुड़वाया है? क्या आप इस बात का हिसाब दे लेकिन पाएंगे? स्वाति नेगी जी, अभी तक ये मामला जब जांच प्रकरण के भीतर भी आया तो अदालत या फिर कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार के सीधे आरोप भी तो नहीं लगाए ना। देखिए इनकी सरकार है, जैसे अंकिता भंडारी वाले मामले में सीबीआई जांच हो रही है तो उसमें आज तक कोई दोषी पाया नहीं गया क्योंकि सारे इनके लोग ये सरकार में सारे इनके लोग संलिप्त हैं और ये भू माफिया भी जो है ये इनकी पार्टी से ही इन्वॉल्व हैं, सारे इन्हीं के लोगों के जो ये मिल बांट के बंदरबाट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो व्यक्ति सरकार में होता है क्या वो अपने खिलाफ कभी जांच करवा पाता है? तो जब आप इस बात को मानते हैं? लोगों ने मांग की थी ना कि सीबीआई जांच हो, अब जब सीबीआई से जांच हो रही है तो फिर कैसे संरक्षण मिलेगा? नहीं, सीबीआई से जांच हो रही तो कहाँ है वो जांच? कितने दिन हो गए सीबीआई के? एजेंसी है, सीबीआई की जांच के आदेश दिए हुए कितने दिन हो गए? क्या है उसका ब्यौरा? कहाँ तक पहुंची वो जांच? आज तक उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मुख्यमंत्री जी ने? क्यों नहीं बताया कि वो जो हमारी बेटी है प्रदेश की, उसका जो मामला है जिससे इतने लोगों की, प्रदेश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, इतनी बेटियों की, और महिला सुरक्षा के लिए वो कितनी बड़ी बात है हमारे प्रदेश के लिए, उसका ब्यौरा क्यों नहीं दे रही पार्टी? अगर इतनी सच्ची है, इतनी ईमानदार है और इतनी निष्ठा से अगर हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी काम कर रहे हैं और बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इतना विकास हो रहा है, तो क्यों उस विकास का ब्यौरा नहीं दे रहे? क्यों विपक्ष को मौका दे रहे हैं? जो चिट्ठा आप लोगों ने लेकर प्रदर्शन किया है, अब सीधे अदालत का रुख करेंगे क्या इसके बाद? ये तो पार्टी का आंतरिक डिसीजन है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे कि अगर ये लोग जवाब नहीं देते हैं तो आगे इसमें क्या करना है। तो आपको भरोसा है कि अगर इनसे जवाब मिल जाता है तो इसके आधार पर आखिर क्या कुछ बीजेपी कार्रवाई करने वाली है इस पर निर्भर रहेगा? आप कोर्ट का रुख नहीं करेंगे, आपको बीजेपी पर भरोसा है कि वो जो करेंगे वो एक्शन लेंगे, वो सही होगा? वो आपको लगता है कि बीजेपी पे अगर हम कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो जवाब देने की जरूरत समझ रहे हैं? वो सरकार में उन्हें लगता है अगर कोई पार्टी विरोध कर रही है तो वो करने देना चाहते हैं, उनको लगता है आ रहे हैं विरोध कर रहे हैं चले जा रहे हैं, वो इस चीज को कोई मुद्दा ही नहीं समझ रहे हैं। वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं और हमने इतने सशक्त कानून लाया। अगर आप इतना सशक्त कानून लाए तो आपने क्यों हिमाचल की तरह कानून क्यों नहीं बनाया कि बाहर वाला कोई व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद पाएगा? अगर आपकी कहनी और कतनी में फर्क नहीं है तो क्यों आपने हिमाचल की तरह रुकनी अपनाया? ठीक है, हिमाचल जम्मू कश्मीर का बार बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे पैनोली जी, हिमाचल हो जम्मू कश्मीर हो, इनके एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं और उत्तराखंड जब भी कोई एडवांटेज लेनी हो तो पर्वतीय राज्यों का बोलकर वो सारी एडवांटेज हिमाचल प्रदेश का भी साथ ही साथ एग्जाम्पल देकर ले ली जाती हैं। लेकिन जब भू कानून जैसी बात आती है तब उत्तराखंड उखड़ा उखड़ा सा नजर आता है। तो वाकई में जो अब इस वक्त स्थिति, व्यापारिक स्थिति देख ली जाए, राजनीतिक स्थिति देख ली जाए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख लिया जाए, क्या उत्तराखंड में अभी बाहरी निवेश की जरूरत नहीं है क्या? देखो निशी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर एक अलग था, उसमें 370 35A था जिसका हम भी विरोध करते हैं और वो हटा, सही है। लेकिन अगर हम हिमाचल से उत्तराखंड को कंपेयर करें, हिमाचल और उत्तराखंड का दुर्भाग्य शुरू हुआ उनके बनने से। 1971 में जब हिमाचल बना तो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने वीरभद्र जी, जो हिमाचल के मूल निवासी थे। ठीक है। जो हिमाचल की जो पीड़ा, जो दर्द उन्होंने सहा था वो उनके अंदर था, तो उन्होंने वहाँ पे उस टाइप के कानून बनाए और हिमाचल को कांग्रेस ने धारा 371 दे दी। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य उसके बनने से शुरू हुआ। जब 2000 में उत्तराखंड बना तो यहाँ पे एक ऐसा मुख्यमंत्री बना जो हरियाणा मूल का था, हिमाचल मूल का नहीं था, हरियाणा मूल का था और यहाँ नौकरी करने आया था। ठीक है, जब वो पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली कलम से जो काम करा, उत्तराखंड के मूल निवास को उत्तराखंड में मूल निवास समाप्त करने का काम करा और उसकी जगह स्थायी निवास की व्यवस्था बनाई। पहला। दूसरा, वहीं से जहां धारा 371 आनी थी, क्योंकि बीजेपी आज डबल इंजन की बात करती है, तो 2000 में भी बीजेपी डबल इंजन में थी, यूपी में भी और सेंटर में भी। उन्होंने उत्तराखंड को धारा 371 नहीं दी।
तीसरा, उन्होंने तो खैर नाम भी नहीं दिया, उन्होंने तो उत्तरांचल कर दिया था, उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया था वो यहाँ का। तो वहाँ से शुरू हुई हैं ये दो चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ संजीव भाई की, जो अभी बोल रहे थे कि यहाँ सशक्त भू कानून हम लाए, हम 250 गज की बात करने वाले व्यक्ति हैं, परिवार की बात। जब वीसी खंडूरी जी सीएम थे उस टाइम पे यूकेडी के राजस्व मंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी, उनके प्रेशर में जो हमारे 9 बिंदु थे बीजेपी को समर्थन देने में, उनमें एक बिंदु ये भी था, भू कानून, सशक्त भू कानून। तो उसमें जो है उस मजबूरी में बीजेपी ने 250 गज तक ले आए। अब मजे की बात यह है कि जैसे यूकेडी हटी, इनके पास दोबारा से सत्ता आई, कांग्रेस के बाद दोबारा से सत्ता आई, और जब बीजेपी का असली चरित्र सामने आया, जब इनके सीएम थे उस टाइम पे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने पूरे भू कानून को ऐसे हवा में उड़ाया कि कोई न खाता न बही, जो डीएम का है वही सही। सैकड़ों एकड़ डीएम को जमीन देने की वो दे दी, इजाजत दे दी। अब उस विंडो के बीच में इन्होंने क्या करा, सारी जमीनें हुड़-दुड़। आज जो लक्ष्मी जी बोल रही थी कि जमीन नहीं मिल रही है, हम अपने गांव में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो सब त्रिवेंद्र जी की कृपा है। त्रिवेंद्र जी ने ऐसी कृपा करी इस प्रदेश के ऊपर, एक इंडस्ट्री नहीं लाए उस इन्वेस्टर समिट में। लाखों करोड़ की उन्होंने उस टाइम पे वादे कर रहे थे, एमओयू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक इंडस्ट्री जमीन पे नहीं उतरी, एक इंडस्ट्री पहाड़ में नहीं उतरी। अभी संजीव भाई कह रहे थे कि वापस उसको निहित कर रहे हैं सरकार में, सारे पहाड़ बिक गए। कितने करे इन्वेस्टर समिट के नाम पे जिन्होंने जमीनें ली थी, उनमें से कितने वापस आए? सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करी थी आपने, सिंगल विंडो में आपने उत्तराखंड की जमीनें बेच दी। जो दिल्ली से आया, जो हरियाणा से आया, जो कहीं से आया, बीजेपी के अलग अलग स्टेट से आया, उन्होंने उठा के बीजेपी वालों ने सारी जमीनें यहाँ की बेच दी। आज जो ये घड़ियाली आंसू बीजेपी बहा रही है भू कानून को लेके, भू कानून के अंदर इन्होंने फिर क्लॉज चेंज करे हैं। जब इन्होंने भू कानून के अंदर क्लॉज चेंज करे, अभी भी उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो ये जो दोनों दल हैं, उसमें कांग्रेस भी उतनी की दोषी है। कांग्रेस आज नींद से जाग रही है। जब यूकेडी जमीन पे भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ रही थी, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये माओवादी हैं, ये नक्सली हैं, तब कांग्रेस कहां थी? जब यूकेडी जमीन पे थी, जब इनके द्वारा यूकेडी के लोगों को गाली दी जा रही थी। और कल भी इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि मैं देखता हूं यूकेडी कितने सीटों पे लड़ती है और गोदी में बैठती है। तो मैं संजीव भाई को बताना चाह रहा हूं, 2002 में आप आए थे हमारे पास, आपके प्रदेश अध्यक्ष का लेटर है, 9 बिंदुओं पे समर्थन दिया था। और महेंद्र भट्ट जी को इस डिबेट के थ्रू में महेंद्र भट्ट जी को भी बोलना चाह रहा हूं, आप भीख मांगने आए थे, हम आपकी गोदी में नहीं गए थे। गोदी वाली जो बात है, उस बात पे आपको प्रदेश की जनता, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि गोदी पे बैठे, तो ये क्या सभ्य शब्द है? अगर मैं उसके खिलाफ ये बोलूं कि भीख मांगने आए थे, तो क्या गोदी में बैठना सभ्य शब्द है? पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को समझाइए कि जो आप फेसबुक पे लिखते हो उसमें मर्यादा में रहें। अगर वो मर्यादा में रहेंगे तो हम भी मर्यादा में रहेंगे, अगर वो मर्यादा लांघना जानते हैं तो हम भी मर्यादा लांघना जानते हैं। ठीक है, टिट फॉर टैट। और आज जो घड़ियाली आंसू यहाँ पे बहा रहे हैं, ये बीजेपी की देन है इस प्रदेश को सर्वस्व नाश करने में। ठीक है, तो साफ बात है ना संजीव जी, जब सब कुछ आधिकारिक तौर पर हो रहा, नियमों का पालन हो रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है, सरकार के खिलाफ मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो सार्वजनिक पोर्टल पर इस जानकारी को साझा क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, अभी एक तो बात ये हुई कि वो जो 250 गज के ऊपर जो भय और एक भ्रम का जाल विपक्ष फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो 250 गज जो उस समय खंडूरी जी के समय पे हुआ था, घोषित हुआ था, वो आज भी कायम है। और बाहर का कोई भी व्यक्ति 250 गज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं ले सकता। इससे ज़्यादा की उसको आवश्यकता है। क्यों ले सकता है बाहर का व्यक्ति? आपकी तो इतनी मंशा साफ है, आपकी कहनी कथनी में कोई फर्क ही नहीं है। बीच में मत बोलिएगा, मैं भी बिल्कुल नहीं बोला, मैं बहुत बोल सकता था आपके बीच में। और 250 गज से ज़्यादा किसी को आवश्यकता है तो उसको अपना प्रयोजन बताना होगा कि मेरे को इस प्रयोजन के लिए चाहिए ज़मीन, और उसके इतर कोई भी उसका भूपयोग करेगा तो वो स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाती है। अभी मैंने एक बात और भी बोली थी, जो परिवार की डेफिनेशन दी थी कि एक परिवार को
केवल एक व्यक्ति 250 गज ले सकता है। मैंने उसमें बताया बहुत से लोगों ने एक परिवार के कई कई लोगों के नाम में अलग अलग ज़मीनें यहाँ पे परचेज करी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसकी जांच हुई और ऐसे बहुत से मामले पकड़ में आए और वो स्वतः उन ज़मीनों को राज्य सरकार में निहित भी किया गया। ठीक है। और ये काम अभी निरंतर जारी है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो ज़मीनों के ऊपर ये जो प्रदर्शन किया गया, तो कांग्रेस अब तो अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश कर रही है। ना इनको कानून से मतलब है, न ज़मीनों से मतलब है, न इंडस्ट्री से मतलब है, न राज्य सरकार की कैसे प्रगति हो, राज्य की कैसे प्रगति हो, यहाँ पर रोजगार कैसे मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट। एक मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, हाँ, बताइए। उस प्रॉपर्टी का जो परिवर्तन है वो पूरी तरह से सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सार्वजनिक पोर्टल बना दिया जाए। बिल्कुल होता है। क्या कुछ भूमि आवंटन हो रही है, किसको हो रही है, बाहरी कितने व्यक्ति हैं जिनको ये भूमि दी जा रही है? निश्चित जी मेरी बात सुनिए। हाँ। MDDA का हमारा पोर्टल है और जितने भी प्राधिकरण हैं अलग अलग जिलों में उन सब का एक पोर्टल है और उसके अंदर हर एक भूमि का जो भी एक परमिशन लेके जितनी ज़मीनें ली जाती हैं वो सारी की सारी उसमें आप चाहें अभी यहाँ बैठ के अभी भी देख सकते हैं। कौन सी ज़मीन कितनी सरकार ने दी, वो किस उसके लिए, इंडस्ट्री के लिए दिए, स्कूल के लिए दिए, यूनिवर्सिटी के लिए दिए, तो हर एक उसका भू उपयोग भी उसमें उसके सामने दिखाई देगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो दुमुंही बातें करती है, ये बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। अभी जब इनकी सरकार थी, यमुना नदी का एक कोना हिमाचल लगता है, एक कोना उत्तराखंड लगता है। हिमाचल में धुआंधार खनन होता था और उसका सारा पैसा राजस्व, वहाँ के राजस्व में जा रहा था। इधर हरीश रावत जी की सरपरस्ती में पूरा अवैध खनन होता था जिसका पैसा उनका जो एक तरह से गिरोह बना हुआ था उनकी जेब में जाता था और राज्य सरकार को पूरा तरह से डेंट लग रहा था। तो इस तरह की जो भ्रष्टाचार आबकारी में अपनी डेनिस बिकवा रहे थे और वीडियो भर्ती घोटाले हो रहे थे, तमाम तरह के भर्ती घोटाले हो रहे थे। हमारी अरे मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। और जिस तरह से इन्होंने लगातार बंदर बांट करी, लगातार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में जो लगातार इन्होंने एक भी रोजगार अपने समय दिया नहीं। हमारी सरकार ने 30,000 सरकारी नौकरी दी। हमारी सरकार ने तमाम स्वरोजगार के साधन संसाधन डेवलप करने का काम किया। हमारी सरकार 2 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हमने किया, इनके कलेजे पे सांप लौटते हैं क्योंकि इन्होंने कभी डेवलपमेंट किया हो तो ये लोग भी जाने। करोड़ों रुपए का अगर निवेश हो भी जाए और उससे हमारे लोकल्स को फायदा नहीं पहुंचेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो तो फिर स्वाह हो गए ना पैसे आप लोगों के। बाहर से लोग आएंगे, वहां का लाभ लेंगे। ये तो एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है ना। कोई भी आओ यहाँ जमीन खरीदो, कोई भी आओ यहाँ काम करके चले जाओ। जितने होम स्टे हैं सारे स्थानीय लोगों को मिल रहे हैं। जितने भी होटल इंडस्ट्री है, जितने भी आज का अखबार पढ़िएगा उसमें 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी और एक तरह से वो जो उनका ब्याज है अगले 3 सालों तक। मूल निवास नहीं है उसमें लोकल्स को कहाँ मिलेगा भैया? जब मूल निवासी नहीं है तो कैसे आप डिफाइन कर रहे हो कि लोकल है कि बाहर का है? जो उत्तराखंड का वासी है वो लोकल है। उत्तराखंड का वासी, जो उत्तराखंड का वासी है वो लोकल है, ठीक है। और जो मसूरी पूरा बिक चुका है, जो वालों के होटल हैं और दिल्ली वालों के होटल नौकर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप इस चीज को मानिए। रिसोर्ट खुले हैं, वहाँ चौकीदारी उत्तराखंड वाला कर रहा है। जो उत्तराखंड, देखिए संजीव जी, मैंने आपको समय दिया, जवाब आपसे लूंगी मैं, लेकिन स्वाति जी जरा मुझे आप भी जवाब दीजिए। देखिए आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी सरकार जब सत्ता में थी तब कौन सा भू कानून आ गया और आखिरकार उसके जरिए क्या बाहरी निवेश नहीं आया, तब स्थापित नहीं हुआ होगा?
देखिए, हम भारी निवेश के और जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनको अगर रोजगार मिलने की कोई बात हो रही है तो हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि अगर इनकी सरकार कह रही है ये बहुत अच्छा भू कानून ला रहे हैं और इनकी बहुत सशक्त मंशा है उत्तराखंड में डेवलपमेंट करने की और ये विकास के बिल्कुल अकेले ठेकेदार बने हुए हैं कि सिर्फ यही विकास करते हैं और वो कांग्रेस की तो कोई मंशा ही नहीं है डेवलपमेंट की। कांग्रेस इस भू जो माफियों का मुद्दा है उसे सिर्फ चुनाव के लिए उठाना चाहती है। तो हम राजनीतिक पार्टी है, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के समय अगर हम इन मुद्दों को जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिकल पार्टी हम डेफिनेटली पॉलिटिसाइज करेंगे चीज़ों को। ये हमारा फर्ज है कि हम जनता को जागरूक करें। यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा वालों के और बाहर के जितने लोग हैं सबके होटल बने हुए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पहाड़ों में कहीं कोई जमीन नहीं बची है, प्लेन्स में कोई जमीन नहीं बची है, लेकिन ये लोगों का कहना है कि जो भाजपा करे वही सही। इनका कहना है कि जो भी ये कह रहे हैं पोर्टल में ये है, अवेलेबल है। अगर इतना सब कुछ है तो भाई कांग्रेस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? आप लोग मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि सिर्फ चुनाव में अपनी जमीन खोज रही है? जिसको कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। जब एनडी तिवारी जी ने बहुत सारी आप जमीनें कह रहे हैं बांटे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां भी लाए, बहुत सारी इंडस्ट्रियां भी लाए। जितनी डेवलपमेंट एनडी तिवारी जी ने करी थी उसके बाद आज तक कोई इंडस्ट्री ना आप ला पाए हो, ना कोई स्कूल। इतने सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। इतने आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो हमने नौकरियां बेचने के लिए वीडियो बने। आप तो नौकरियां, आप तो पेपर ही लीक कर दे रहे हो, आप तो नौकरियों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। छीनने का काम किया आप तो नौकरियों तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो। आप तो जमीनी लेवल पे पेपर बेच दे रहे हो, पेपर लीक कर दे रहे हो। आप तो आकर सिंह जैसे आपने दलाल पेपर कई सौदा कर दिया। नीट के बच्चों के भविष्य से आपने सौदा कर दिया। 20 लोगों की जान चली गई, पर आपकी जो सरकार के मंत्री हैं वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आपका मुख्यमंत्री टेलीविजन के सामने बोलता था 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें मूंद लूंगा। इसको बोलते हैं दलाली। तो नहीं, आंखें मूंद लो तो आपके हमारे मुख्यमंत्री एक छोटा सा कमेंट लक्ष्मी जी एक छोटा सा फाइनल कमेंट। देखिए, अगर मैं सही बात करूं तो दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड लूटने का ही काम किया है। इसके अलावा स्थानीय अगर हम लोग बात करें और वाकई में कोई स्थानीय नेता यहाँ पर आता तो जरूर उत्तराखंड के बारे में सोचता है, लेकिन जब तक सशक्त भू कानून, वैसे तो निशी अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमीन बची ही नहीं है। अब भू कानून लेके भी हम लोग क्या करेंगे कि जब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन शर्म की बात यह है कि दोनों पार्टियों ने जो है उत्तराखंड को लूटा है। ठीक है, माफी चाहूंगी आप लोगों को इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर सियासत हो रही है और ये सियासत आखिरकार क्या रंग लाएगी, आखिरकार इसके जरिए सरकार के पास कोई जवाब बचेगा या नहीं बचेगा और इसके जरिए आखिरकार क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।